हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम देखेंगे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि जैसे यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, और भी जितने एपेक हो गया, जितने भी से रिलेटेड हैं या फिर फाइनेंशियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ जहाँ भी इंडिया का कोई इंटरेस्ट है या फिर जहाँ जहाँ इंडिया मेंबर है, वो सब जितने भी हैं सब हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए हैं। और जितने भी विकीपीडिया से, गूगल से, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से, तो सबके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और इंडिया जहाँ जहाँ मेंबर है उसके बारे में फैक्ट्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ स्पेशलिटीज और उनके हेडक्वार्टर्स, और जो भी उनकी कुछ खास बातें हैं कि वो इकोनॉमिक ब्लॉक है कि वो ट्रेडिंग ब्लॉक है या फिर क्या ये वो स्ट्रेटेजिक वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट वाला है। तो देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन सब हर एग्जाम में आता है। यूपीएससी में भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी 2015 में भी दो तीन क्वेश्चन आए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन, हम ट्रीज के नाम दे देंगे और उसमें से आपको पहचानने को बोलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया इज ए मेंबर। ऐसे ही पीसीएस में भी आता है, एसएससी एग्जाम में भी आता है। चालू करते हैं, दो तीन वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे। पहले में उसकी आवाज क्लियर नहीं हो पाई शायद, बीच में काफी मैंने खुद सुना है उसको, तो काफी चीजें बीच में कट गई हैं, तो काफी डिस्टरबेंस हुआ है, तो इसलिए फिर से बना रहा हूँ मैं वीडियो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चालू करते हैं, पहला पार्ट। पहले जानेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक देखिए, एक होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप और एक होता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो होता है उसमें 5 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। इनके नाम है आईबीआरडी, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलप, इंटरनेशनल डेवलपमेंट है ये, फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल, ईगा है ये मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और पांचवा है आईसीएसआईडी यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये 5 इंटरनेशनल ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब को मिला के बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। आईबीआरडी प्लस आईडीए प्लस आईएफसी प्लस मीगा प्लस आईसीएसआईडी। भी मैं बता दे रहा हूँ, देखिए, एक आरएफआईडी डिस्प्यूट, ये एक वर्ड याद रखिए, तो पांचों आपको याद रहेंगे। आरएफआईडी मतलब हो गया, देखिए आरएफआईडी एक कोई ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये एक टेक्निक होती है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होता है ये, जो कि ऑटोमोबाइल की जो प्रोडक्शन में उसमें लगा रहता है, ये डिटेक्ट करता है। और ये तो आरएफआईडी आपने सुना होगा कई बार न्यूज में भी। तो आरएफआईडी डिस्प्यूट या फिर आरएफआईडीडी या फिर कुछ इसी तरह से आप बना लीजिए अपनी, कि आर डी एफ डी आई ऐसे करके बना दीजिए कि आर डी एफ डी आई, आर डी यानी रिकरिंग डी आई। ये अगर आप ये एक वर्ड याद रख लिए तो इसमें आपको वर्ल्ड बैंक के जो 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सबके नाम याद रहेंगे। एक और आपको बात याद रखनी है कि इंडिया इसमें से 4 का मेंबर है। ये जो लास्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये आईसीएसआईडी है, सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसका इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया बाकी चारों का है, आईबीआरडी का मेंबर है, आईडीए का है, आईएफसी का है और मीगा का है। और दूसरा ये कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इट इज एन ऑब्जर्वर ऑफ यूएन डेवलपमेंट ग्रुप, और ये यूएन सिस्टम में आता है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो वॉशिंगटन, और आईएमएफ का हेड क्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए की कैपिटल में है। तो ये तो हो गया वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और दूसरा होता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनी है, आईबीआरडी प्लस आईडीए। दिया था तो ये आईबीआरडी प्लस आईडीए होता है नेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और प्लस आईडीए। अब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों अलग अलग काम करते हैं। देखिए, अगर वर्ल्ड बैंक का कहीं भी लोन वोन देना होता है तो वो देता है डेवलपिंग कंट्रीज में कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के लिए, उनका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कोई कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के लिए, कैपिटल प्रोग्राम के लिए। और जो आईएमएफ लोन देता है वो हमेशा देता है कोई फाइनेंशियल अगर डिस्ट्रेस हो जाए, कहीं जैसे इंडिया में आई थी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1990s में, तो इंडिया ने अपना गोल्ड उधार रख के आईएमएफ से लोन लिया था। तो आईएमएफ का जो बेसिक पर्पस होता है मेनली फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, और जो वर्ल्ड बैंक का बेसिक फोकस होता है वो लोन्स देता है
डेवलपिंग कंट्रीज को लीज डेवलपिंग कंट्रीज को, पुअर कंट्रीज को, अगर वॉर के बाद कुछ डेवलपमेंट करना है या फिर से डेवलप करना है तो उन सब के लिए देता है। देखिए ऑफिशियल गोल जो वर्ल्ड बैंक का है वो है पॉवर्टी रिडक्शन, ये इसकी साइट पे दिया हुआ है ऑफिशियली, तो ये आप याद रखिएगा, ये ऑफिशियल गोल पूछ सकते हैं। ऑफिशियल गोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इज पॉवर्टी रिडक्शन। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए। वर्ल्ड बैंक दो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिला के बनी, मैंने बताया आईबीआरडी प्लस आईडीए। तो आईबीआरडी में 189 कंट्रीज मेंबर हैं और आईडीए में 173 कंट्रीज मेंबर हैं। फिर आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में। आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज हैं 189 और ये बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए लोन देता है। ये देखिए ये तो बेसिक इसका मेन एम है, लेकिन उसके अलावा भी और भी इसके एम है, जैसे कि प्रमोट हाई एम्प्लॉय और ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और रिड्यूस पॉवर्टी। तो ये सब भी कुछ कुछ सब्सिट्यूट टाइप के गोल है, कॉम्प्लीमेंट्री टाइप के गोल है। ये भी आई बोला मतलब अगर मैच द फॉलोइंग में आ जाए तो इनको भी टिक कर देना है। फिर ये 1945 में बना था आईएमएफ और ये इसमें जो कंट्री से फाइनेंस मिनिस्टर और वहाँ का जो हो जाता है, जैसे इंडिया से अगर अटेंड करने की आईएमएफ की मीटिंग तो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जेटली जाएंगे, प्लस ये जो आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ये जाएंगे। फिर इसके बाद एक ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वर्ल्ड वॉर टू के बाद सेकंड जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1945 में, उसमें दो ये एग्रीमेंट आए थे। एक आया था आईबीआरडी यानी कि वर्ल्ड बैंक का आईबीआरडी वाला जो पार्ट है वो आया था। वर्ल्ड बैंक के दो पार्ट हैं, आईबीआरडी प्लस आईडीए, और दूसरा आईएमएफ। तो ये कई बार आ चुका है एग्जाम में कि which the institutions which have been resulted from the Bretton Woods Agreement। तो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के आउटकम दो ऑर्गेनाइजेशन निकले, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। फिर ये याद रखिए इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ बोथ ऑफ दीज। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएमएफ प्लस इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईबीआरडी एंड आईडीए, यानी कि इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। अब ये शेयर जो इंडिया का है ये आईएमएफ में वहाँ पे एसडीआर होता है, जो होता है कि देखिए जितना भी आईएमएफ में जो फंडिंग देता है उसी हिसाब से उसकी शेयरिंग होती है। तो इंडिया का जो ये इसमें आईएमएफ में फंडिंग है वो अभी तक ये जो इंडिया का शेयर था मतलब आईएमएफ में 2.44% में जो रिफॉर्म्स दिए गए हैं लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से 2.7% के करीब कर दिया गया है। पहले इंडिया की पोजीशन 13 थी, अब इंडिया की पोजीशन 8 हो गई है। हो गया वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में। फिर अब दूसरा ग्रुप देखें, ये देखिए एपेक है, ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये 1989 में बना था और इसमें 21 जो पैसिफिक रिम की इकोनॉमीज है, जो पैसिफिक ओशन है उसमें जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब इसकी मेंबर हैं जनरली। हेडक्वार्टर इसका है सिंगापुर में। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एपेक, याद रखिएगा, इंडिया इज ओनली ऑब्जर्वर ऑफ एपेक फ्रॉम 2011। फिर ये एक एपेक की जो मीटिंग होती है उसमें एक ट्रेडिशन होता है कि जो भी और जितने भी लोग उसके मेंबर हैं, जो भी उनके गेस्ट होंगे, तो जो गेस्ट होंगे उस होस्ट कंट्री में पार्टिसिपेट करेंगी एपेक की मीटिंग में, वो उसी की कॉस्ट्यूम पहनेंगे जो भी होस्ट कंट्री होगी। तो ये उसका कुछ स्पेशलिटी है इसकी। तीसरा ग्रुप है बिम्स्टेक, ये जो बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं उनके लिए है। और इसमें साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज आती है। 1997 में बना था ये। इसमें देखिए इसमें 7 कंट्रीज हैं। ट्रिक इसकी है कि बिम्स्ट ये जो BIMST है इसमें 5 कंट्री तो इसी में हो जाती हैं। एक है बांग्लादेश, फिर है इंडिया, फिर है म्यांमार, फिर है श्रीलंका, फिर है थाईलैंड और प्लस आपको नेपाल भूटान याद रखनी है। नेपाल को 2003 से मेंबरशिप मिली थी बिम्स्टेक में। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका में। तो ये हो गया अपना बिम्स्टेक। फिर उसके बाद है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो IORARC या फिर उसको IORA भी बोलते हैं उसको।
ये भी 1997 में बना था बिम्स्टेक के साथ ही। इसका हेडक्वार्टर है मॉरिशस में। पाकिस्तान आईओआरए का मेंबर नहीं है, यानी कि इंडियन ओशियन रीजनल एसोसिएशन है, इसका मेंबर पाकिस्तान नहीं है। इसमें 21 मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया बिम्स्टेक का भी मेंबर है। और 7 इसके डायलॉग पार्टनर है आईओआरए के, चाइना, इजिप्ट, फ्रांस, जापान, यूके, यूएसए, जर्मनी। देखिए इसमें राइटिंग शायद आपको क्लियर ना लग रही हो, इसीलिए मैं आपको डिक्टेट सुनते सुनते देखेंगे उसको तो समझ में आ जाएगा। और बाकी आपकी नीचे लिंक दी हुई है, आप उसको पीडीएफ को देख सकते हैं उसमें। अगर आप पीडीएफ को जूम करेंगे तो एकदम क्लियर दिखाई देगा। देखिए ये आप लिस्ट इसको डाउनलोड कर लिए, ये एग्जाम के लास्ट टाइम में काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें बनाइए पूरी लिस्ट है और सब जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सब है, सब लगभग इसमें है। फिर चौथा है ये यूरोपियन यूनियन, ये इसमें इंडिया में नहीं, लेकिन इसका इंडिया से ट्रेड काफी ज्यादा है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टनर ऑफ इंडिया है, ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इसमें 28 कंट्रीज हैं, 28 मेंबर हैं। क्रोशिया मेंबर है, सबसे लेटेस्ट जो ज्वाइन किया है यूरोपियन यूनियन को क्रोशिया ने किया है। और जो भी कंट्रीज को यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने के लिए जो लोग चाहती हैं, जो यूरोपियन यूनियन को जितनी कोई भी अगर कंट्री यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहती है तो उसके लिए क्राइटेरिया है को पे यही होता है कि फिस्कल डेफिसिट अपना कम करना होता है, ये इकोनॉमी में लिबरलाइज करनी होती है, ऑस्टेरिटी मेजर लेने होते हैं, टैक्स बेस बढ़ाना होता है, अपना जो सोशल स्पेंडिंग है वो सब कम करनी होती है। जो भी मतलब अभी जैसे ग्रीस में क्राइसिस हुई थी, यूरोपियन में क्राइसिस हुई थी, तो उसमें जो भी ऑस्टेरिटी मेजर की मतलब एक स्टेबल इकोनॉमी रहे, कोई ज्यादा लोन नहीं होना चाहिए, टैक्स टू जीडीपी रेशियो काफी ज्यादा होना चाहिए, तो ये सब इसमें है कोपेनहेगन एरिया। तो ये फुलफिल करना होता है जिस भी कंट्री को यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप लेनी है, और इसमें सबके पास इक्वल राइट्स हैं। फिर पांचवा ग्रुप एशिया समिट, इसका इंडिया मेंबर है, याद रखिएगा। ये फर्स्ट समिट हुई थी 2005 इसमें। फिलीपाइंस, रशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुंडी और ये कंबोडिया, और फिर ये इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, तो ये सब इसकी कंट्री है। ईस्ट एशिया समिट चाइना भी है इसमें, और इसकी मीटिंग एनुअली होता है आसियान समिट के बाद। तो ये आसियान समिट और ईस्ट एशिया समिट कनेक्टेड है। इस पहले आसियान की मीटिंग होती है, फिर ईस्ट एशिया समिट की मीटिंग होती है। आसियान +3 देखिए, पहले आसियान देख लिया। आसियान का मतलब होता है 10 जो साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज हैं उनका ग्रुप है ये, और ये 1960 ग्रुप याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में, 10 मेंबर हैं। ये इसमें 2 ऑब्जर्वर हैं अडॉप्ट किए आसियान ने। अगर इसको आसियान को एज ए कंबाइंड इंडाइटी माने तो ये 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड होगा। और इसमें 10 करने की ट्रिक है, बीपीएल, टीवी, मिनिक्स। बी से हो गया ब्रुंडी, पी से फिलीपाइंस, टी से लाओस, एल से लाओस, टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, एम से मलेशिया, आई एम से म्यांमार, सी से कंबोडिया और एस से सिंगापुर। तो ये हो गया आसियान, 1967 में बना था, हेडक्वार्टर जकार्ता में, और 10 मेंबर हैं। अगर आसियान +3 बोलना है तो ये जो 10 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया की, जापान और साउथ कोरिया को बोलते हैं आसियान +3। फिर एक है ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप फॉर ईस्ट एशिया। देखिए इस समय जो अगर आप करंट न्यूज के हिसाब से देखेंगे तो 3 जो बहुत बड़े ग्रुप हैं जो ट्रेडिंग ब्लॉक हैं इस समय, वो है मतलब जिन एक है टीपीपी यानी कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसको की लीड कर रहा है, जिसको की डोमिनेट कर से पूरा इसमें अपना ग्रुप बना रहा है। 12 कंट्रियों का ग्रुप है ट्रांस पैसिफिक, जो पैसिफिक के आसपास अराउंड में जो कंट्रीज हैं। इसमें चाइना को इसने मेंबरशिप नहीं दी, तो चाइना हर बार यूएसए की बराबरी करता है, तो इसलिए चाइना ने अपना आरसीईपी ग्रुप खोल दिया। उसमें चाइना डोमिनेट कर रहा है, जो ये पहले ये था कॉम्प्रिहेंसिव फॉर ईस्ट एशिया। इसमें 16 कंट्रीज हैं करीब। ये आरसीईपी है, ये देखिए 16 कंट्रीज, 16 मेंबर कंट्रीज है। इसमें 6 हैं, चाइना, जापान, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। चाइना हमेशा से ये चाहता है कि वो यूएस के बराबर है, जैसे यूएस एक सुपर पावर है।
चाइना भी हर बार कोशिश करता रहता है, इसीलिए जैसे जो वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक और यूएसए का डोमिनेंस है, तो इसीलिए चाइना ने अपने दो बैंक खोल दिए कि एशिया इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी और ब्रिक्स बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो चाइना ज्यादा उछलता रहता है इसीलिए। तो ये आरसीईपीएस में 16 मेंबर्स हैं। इसमें अच्छा, इंडिया में पिछली बार इकोनॉमिक सर्वे में जो आया था, तो इंडिया जो उसने इकोनॉमिक सर्वे ने रिकमेंड किया था कि इंडिया को आरसीईपी वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। एक और ये जो बड़ी ट्रेड ब्लॉक है, एक टीपीपी, एक आरसीईपी और एक है टीएटीआईपी, यानी कि ट्रांस अटलांटिक जो ट्रेडशिप है वो बिटवीन है वो दो उसके बीच में, एक यूएसए के बीच में और यूरोपियन यूनियन के बीच में। तो ये तीन है, याद रखिएगा, ट्रांस अटलांटिक, ट्रांस पैसिफिक और ये रीजनल कोऑपरेशन है, ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये। फिर एक है ये एशिया यूरोप मीटिंग, इंडिया इसका भी मेंबर है, एशिया यूरोप मीटिंग का भी। इसमें 53 पार्टनर्स हैं। इंडिया मेंबर ऑफ एशिया यूरोप मीटिंग। फिर अगर आप इस आसियान एफटीए की बात करेंगे, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इंडिया इसका केवल ऑब्जर्वर है, क्योंकि इंडिया वैसे भी आसियान का। फिर अगर आरसीपी मैंने बता दिया, आरसीईपी 16 मेंबर्स हैं इसके, आसियान प्लस सिक्स कौन कौन से हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और इंडिया। और ये 10 कौन कौन से हैं, बीपीएल टीवी मिमिक्स, यानी कि देख लेते हैं इसको, डी नहीं सॉरी, ब्रुनेई नहीं, ब्रुनेई है, ब्रुनेई, लाओस, और फिर टीवी से थाईलैंड, वियतनाम, और मिमिक्स से मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, सिंगापुर। और ये आरसीईपी का जो आइडिया आया था ये 2012 से ये सब। फिर ये WHO अगर आप देखेंगे तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। कलेक्ट किए तो कहीं इधर उधर हो गया है, कहीं एकदम एक साथ नहीं लिखे हुए, वे को कॉम्पैक्ट करने के, कॉन्साइज करने के चक्कर में कई सारी एजेंसीज मैंने बात की, जहाँ जगह मुझे मिली वहां पे लेती है। तो इसलिए मैं बताता जा रहा हूँ शुरू से लेके नीचे तक। तो ये WHO क्या है, ये स्पेशलाइज पब्लिक हेल्थ के लिए है। ये 1948 में बनी थी। मेरी रेटिंग तो मैं आपको बता दे रहा हूँ देख के इसमें। और ये जो इसका हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, जिनेवा लिखा हुआ है, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा में बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सब बहुत सारे के हेडक्वार्टर हैं। और जो WHO है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इकोसोक। ठीक है, तो ये WHO के बारे में मतलब ये है कि WHO एजेंसी ऑफ यूएन। और इसकी ये होती के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए 1948 में ये बनी थी WHO, और हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड, कोसोक, ये कोसोक एक ग्रुप है। फिर साउथ एशिया जो एफटीए है, यानी कि साउथ एशिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो 2004 से बात चल रही है। 12वें सार्क समिट में ये स्टार्ट हुआ था, साउथ एशिया एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो इस्लामाबाद में हुई थी। इसमें ये था कि जो भी टैरिफ ड्यूटीज हैं उनको डाउन करके 20% तक लाना था डेवलपिंग के लिए। और ये इंडिया और पाक श्रीलंका इसमें ये आना था, और ये 2006 में फोर्स में आ गया था साउथ एशिया एफटीए। तो ये याद रखिएगा, साउथ एशिया एफटीए आ चुका है। फिर एशिया कोऑपरेशन डायलॉग 2002 से चल रहा है, इंडिया इसका मेंबर है, लिखा हुआ है। तो इंडिया इज ए मेंबर ऑफ एशिया कोऑपरेशन डायलॉग। अब ये एशिया कोऑपरेशन डायलॉग में है कौन कौन से ग्रुप, 4 ग्रुप का ये एक तरह से कोलेबोरेशन कह सकते हैं आप इसको। आसियान जो कि 10 मेंबर कंट्रीज है, इसमें सार्क जिसमें कि ये 8 मेंबर कंट्रीज हैं, और जी यानी कि गल्फ जो कोऑपरेशन काउंसिल है उसमें 6 जो मेंबर्स हैं, और ये EU जो यूरोपियन यूनियन वाला है, तो इस यूरोपियन यूनियन का है जो 4 ग्रुप हैं इसमें एशिया कोऑपरेशन डायलॉग में, आसियान, सार्क और GCC और EU।
और इंडिया इज ए मेंबर सार्क में है, 2002 से चल रहा है। तो इंडिया इज ए मेंबर ऑफ एशिया कोऑपरेशन डायलॉग। फिर ये ILO है, नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक UN एजेंसी है, लेबर्स के जो वेलफेयर के और जो इनके इश्यूज के लिए काम करती है ये। इनका जो मतलब इसकी स्पेसिफिक बातें हैं कि अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल है ये, इसमें सबको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। 187 मेंबर्स हैं इसके ILO के। लो यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका की हेडक्वार्टर इसका भी देखिए जिनीवा में, स्विट्जरलैंड में। WHO का भी हमने देखा था। हाँ, WHO का जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और ये जो ILO है इसको नोबेल पीस प्राइज मिला है 1969 में, तो याद रखिएगा। ये पूछ सकते हैं ILO का फैक्ट, नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ, ये रीजनल कॉर्पोरेशन है ये। साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं, इसमें 8 कंट्रीज हैं। 8 कंट्रीज को याद करने की ट्रिक है MBBS पेन। M से हो गया मालदीव, B से हो गया भूटान, फिर B से हो गया बांग्लादेश, फिर S से हो गया श्रीलंका। तो ये हो गया MBBS। और MBBS में वैसे भी पेन होता है काफी, क्योंकि MBBS में काफी होती है। और फिर उसके बाद जो भी किसी डॉक्टर के अंडर में इंटर्नशिप करनी पड़ती है या फिर MD करते हैं लोग, तो इसीलिए MBBS इज एक्चुअली अ पेन। या याद रखिए। और सार्क उससे हो जाएगा कि MBBS यानी कि मालदीव, भूटान। पेन से देखिए सबसे बड़ा तो इंडिया का पेन है, पाकिस्तान ही होगा। फिर अफगानिस्तान, फिर ये PA, फिर I से हो गया इंडिया, और N से हो गया नेपाल। नेपाल वैसे आजकल काफी पेन बन रहा है। सार्क को जो ढाका में स्टार्ट किया गया था 1985 में, याद रखिएगा। इसका जो सेक्रेटरीट है वो काठमांडू का जो सेक्रेटरीट है वो काठमांडू नेपाल में। सार्क को परमानेंट ऑब्जर्वर का मिला हुआ है UN में। मेंबर्स है सार्क में और 9 ऑब्जर्वर हैं। 9 ऑब्जर्वर कौन कौन से हैं? चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, ईरान है, जापान है, मॉरिशियस है, साउथ कोरिया है, USA है और ऑस्ट्रेलिया है। सार्क समिट 1985 से हो रही है। 19वीं समिट जो इस बार होनी वो इस्लामाबाद में 19 होगी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। ये इंडिया में 3 बार हो चुकी है सार्क समिट। ये फर्स्ट समिट हुई थी ढाका में। जो भी सार्क की पहली समिट थी ढाका में हुई थी। सेक्रेटरीट है इसका काठमांडू में। 8 कंट्रीज हैं, 9 ऑब्जर्वर हैं। कंट्रीज का मतलब MBBS पेन, परमानेंट ऑब्जर्वर। 3 बार सार्क की समिट हो चुकी इंडिया में, और इस बार जो समिट होनी है वो इस्लामाबाद में, और 85 से चालू है। तो बस जितने सब इसमें 2 में आ गए सब्जेक्ट में सार्क से रिलेटेड। फिर है GCC यानी कि गल्फ, इसमें 6 मेंबर हैं, और इनको याद करने की ट्रिक है QUPOKS यानी क्यूबॉक्स। क्यूबॉक्स आप याद रखिए, एक वर्ड है इसका, बस एक वर्ड याद रखिए, क्यूबॉक्स। Q से हो गया कतर, U से UAE, B से बहराइन, O से ओमान, K से इसका हेडक्वार्टर है GCC का रियाद, सऊदी अरेबिया में। 1981 से बना हुआ है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। फिर UN के बारे में देखते हैं। देखिए UN की लैंग्वेजेस, यूनाइटेड नेशन की 6 लैंग्वेजेस हैं। 6 मतलब जो UN रिकॉग्नाइज करता है उस वो है। फ्रांस है, सॉरी फ्रेंच है, रशिया है, इंग्लिश है, स्पेनिश है और चाइनीज है और अरेबियन है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि लैंग्वेज दे देंगे उसमें हिंदी और इंग्लिश या कोई भी दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अप्रूव्ड इन UN और विच ऑफ द फॉलोइंग आर द UN लैंग्वेजेस, ऐसे करके दे देंगे। तो इसकी भी ट्रिक फिर इसका आप याद रखिए, FRESCA। F से फ्रेंच, RE से इंग्लैंड, S से स्पेनिश, C से चाइनीज और A से अरेबिक। अगर देखेंगे आप, देखिए UN के वैसे तो 6 ऑर्गन है, लेकिन
उसमें से एक काम नहीं कर रहा है अभी, एक को बंद कर दिया गया मतलब। तो उसके लिए भी हमने ट्रिक बनाई थी, एक वीडियो बनाया था, SSCT उसकी ट्रिक है। 6 ऑर्गन है यूएन के, 6 ऑर्गन है, मतलब पहला सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर सेक्रेटेरिएट है, फिर इंटरनेशनल है, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल इकोसॉक है, फिर ये असेंबली है, यूएन असेंबली। तो 6 यूएन के ऑर्गन हैं ये, और इसमें से ट्रस्टीशिप वाले ने काम करना बंद कर दिया है। तो अब जो यूएन के ऑर्गन है वो बचे हैं सिर्फ 5। तो आप ये याद रखिए, 6 को ऐसे हो गया सिक्योरिटी, बस आपको सिक्योरिटी याद आ गया तो मतलब पता चल गया यूएनएससी है। फिर एस से हो गया सेक्रेटेरिएट यानी कि यूएन का सेक्रेटेरिएट, फिर सी से हो गया कोर्ट यानी कि कोर्ट ऑफ जस्टिस, टी से हो गया ट्रस्टीशिप यानी कि जो भी जो इसका एक ऑर्गन था, ई से हो गया इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल वन। तो 6 याद रहेंगे आपको SSCT से, और इसमें से टी वाला जो है वो अभी बंद हो चुका है। फिर दूसरा यानी कि साउथ एशिया सब कॉर्पोरेशन, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये 2001 से चालू हुआ है। इसमें 6 मेंबर्स है, जितनी भी 4 कंट्रीज हैं, 8 MBBS पेन वाली, जैसे जो पेन का जो जो ज्यादा पेन कर गया है यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसमें नहीं है शासक में, और अब ये केवल MBBS NI बचा है ये। तो MBBS इन इंडिया आप समझ सकते हैं। तो ये शासक के मेंबर याद रखिएगा। देखिए साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है ये इसका नाम, और जो सार्क की 8 कंट्रीज थी MBBS पेन, तो पेन वाले में से PA निकाल दिया गया इसमें जो ज्यादा, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को निकाल, बाकी 6 कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज हैं, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया। तो ये इसकी मेंबर है शासक की। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, फिलीपाइंस में, और इसमें ये ADB जो है एशियन डेवलपमेंट का काफी इसमें रोल है। इसमें जो जो भी इसकी पार्टनरशिप होती है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप करते हैं टू प्रमोट रीजनल प्रॉस्पेरिटी। तो ये जितने भी ये सब ग्रुप होते हैं इसमें ये सब एक कॉमन बोल वचन होते हैं, सब मेकिंग पार्टनरशिप बढ़ानी, इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ाने, अपना ट्रेड बढ़ाना है, जिससे कि लोन जनरेट हो, और भी कुछ जो रीजनल इश्यूज होते हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, स्ट्रेटेजिक इश्यूज होते हैं, जनरली वही होता है सबका। फिर ये एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 से है ये, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपाइंस में। 67 कंट्रीज हैं इसमें, इसकी और इसमें भी देखिए IMF वाला कॉन्सेप्ट, ये ज्यादा शेयर है जो जिसने सबसे ज्यादा फंडिंग दी है। तो सबसे ज्यादा ADB में शेयर है जापान का। वैसे तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, लेकिन US यहाँ भी घुसा हुआ है। US सेकंड नंबर पे है यहाँ पे हाईएस्ट शेयर में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज्यादा शेयर है जापान, सेकंड नंबर पे USA का 15.6 है, चाइना थर्ड नंबर पे 6.5 है, इंडिया फोर्थ नंबर पे 6.4, ऑस्ट्रेलिया 5.8% के साथ 7 नंबर पे। फिर ये देखिए छोटा सा, ये ऊपर से दिख रहा होगा आपको OECD, ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट है, जो जितने भी, तो ये 34 मेंबर्स हैं इसके, और 1961 से है ये OECD। इनके जो मेजर मुद्दे रहते हैं कि डेमोक्रेसी को स्प्रेड करना, मार्केट इकोनॉमी को स्प्रेड करना। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। OECD में 34 मेंबर हैं, 34 डेवलप्ड कंट्री। AIIB के बारे में जो मैंने बताया था, चाइना बहुत गुस्से में रहता है कि US से उसको बराबरी करनी है, तो इसीलिए जैसे इनको IMF में US उसको घुसने नहीं दे रहा था चाइना को, तो चाइना ने अपनी खुद की नई बैंक बना ली दो, एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक, और दूसरी है ये AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। 2016 में ये स्टार्ट हो गई, काम वाम करना चालू कर दिया बट बीजिंग में। देखिए इसको याद रखने की ट्रिक है कि A के बाद आएगा B, तो A के बाद आता है B, इसीलिए जो AIIB का हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में। तो दूसरा वाला जो है NDB यानी कि जो ब्रिक्स डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों काफी कंफ्यूजिंग है और दोनों चाइना ने स्टार्ट किए हैं, इसलिए इसका बता दे रहा हूँ। तो ये AIIB 2016 से, ये हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। मेंबर इसके 37 है, अभी 37 रीजनल मेंबर्स हैं इसके,
और प्रोस्पेक्टिव फाउंडिंग मेंबर्स होंगे। इसमें नॉन एशियन कंट्रीज का वो 25% तक ही जो भी शेयर रहेगा वो एशियन कंट्रीज का रहेगा। कैपिटल्स की स्टार्टिंग की $100 बिलियन थी, जो कि 2/3 थी एशियन, ये वर्ल्ड बैंक से हाफ थी जो कैपिटल ये। इसमें जो AIIB में जापान नहीं है, यूएस है, ये देखिए लिखा हुआ है, तो इसलिए जापान और यूएसए और कनाडा में। तो जापान, यूएसए और कनाडा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ AIIB, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसमें भी वही है, IMF वाला सिस्टम है कि जिसके जो सबसे ज्यादा फंडिंग देगा उसको। तो चाइना ने ये कह के तो बनाया था कि जो सबको बराबरी का वो मिलना चाहिए और ये वोटिंग के हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर चाइना ने भी वही कर दिया फाइनली। चाइना के पास सबसे ज्यादा राइट्स हैं, इसमें 26% है, फिर इंडिया के पास 7.5% है, रशिया के पास 5.9 और जर्मनी है इसमें 4.5% के साथ 4। ये फर्स्ट पार्ट था, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको PDF चाहिए तो ये नीचे लिंक दी हुई है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू।